हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो LIC डू मेंस के लिए हम लोग एक क्विक रिवीजन सेशन करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि प्लीज़ करवा दीजिए, तो मैंने बोला चलो ठीक है, जितना पॉसिबल है वो हम लोग कर लेंगे। एक बताओ, इसमें हम लोग सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है, ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस है वो काफ़ी वाइड सेक्शन को कवर करता है, काफ़ी वाइड एरिया, काफ़ी वाइड पोर्सन, काफ़ी वाइड सिलेबस, काफ़ी वाइड टॉपिक्स को कवर करता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि जितना संभव हो, पॉसिबल हो कि हाँ उसमें सवाल आपको क्रिएट हो जाए, आ जाए, फ्रेम हो जाए, हम लोग बस वही कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को करेंगे, कुछ गिने चुने टॉपिक्स को करेंगे। ठीक है, तो अच्छा एक बताओ, अगर मान लेते हैं कि ये सेशन आपका 30 मिनट्स का हो जाए या 45 मिनट्स का भी हो जाए, मान लेते हैं, वैसे मैं इसे शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा, आप अपने साइड से इसका जो स्पीड है वो बढ़ा के आप लोग इसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। ठीक है, 1.5x पे, 1.75x पे या 2x पे, जैसा आपको सुविधा हो, क्योंकि जल्दी निपटा लेना मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होगा। क्योंकि बेकार का 1 घंटा का अगर वीडियो है तो जरूरी थोड़ी है कि उसको 1 घंटा में हम देखेंगे आराम से ऐसे बैठ के, है ना, वो बेवकूफ़ी होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट बोलने का मतलब जो फाइनेंशियल मुद्रा बाजार, ठीक है ना, ये एक तरीके का मार्केट है, बाजार है, जहाँ पर बोरोइंग होता है और लेंडिंग होता है, लेन देन होता है फंड्स का, पैसे का। ठीक है ना, इंडिविजुअल के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में, कंपनीज के बीच में और जो गवर्नमेंट है उनके बीच में। ठीक है, मतलब ये लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, टेक प्लेस बोलने का मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, लेन देन करने के लिए। तुम हमको दो, हम तुमको देंगे। भारत में, इन इंडिया, जो फाइनेंशियल मार्केट है ना, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन से हो गए? एक हो गया मनी मार्केट, और मनी मार्केट को शॉर्ट टर्म मार्केट भी कहा जाता है, और जो कैपिटल मार्केट, ये हो गया कैपिटल मार्केट। ठीक है, चलिए हम लोग इन सब के ऊपर में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो मनी मार्केट है, इसे हम लोग शॉर्ट टर्म मार्केट के नाम से भी जानते हैं। मनी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म मार्केट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडिंग होता है ना, जो लेन देन होता है, जो व्यापार होता है, किसी भी चीज़ के बीच में लेन देन होना, उसे हम लोग ट्रेडिंग बोलते हैं। ठीक है, लेन देन इक्वल टू ट्रेडिंग, मतलब लेंड करना या बोरो करना इक्वल टू ट्रेडिंग। अच्छा, क्योंकि ये 1 दिन से लेके 365 दिन तक के लिए होता है। ठीक है ना, ये जो है, जो शॉर्ट टर्म मार्केट है या जो मनी मार्केट है, इसमें जो ट्रेडिंग होता है वो फ्रॉम 1 डे या बिटवीन 1 डे टू 365 डेज होता है। ठीक है, इसमें अच्छा, इस मार्केट में क्या होता है, शॉर्ट टर्म मार्केट में या मनी मार्केट में जो ट्रेडिंग होता है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए होता है ना, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो रिस्क फैक्टर यहाँ बनता है ना, कि हाँ हम जो भी अगर लेंड कर रहे हैं पैसा, उसमें हमको नुकसान कितना हो सकता है, तो वो काफ़ी लो है, क्योंकि कम समय के लिए है। ठीक है ना, काफ़ी यहाँ पे वेरी लो है। अच्छा, क्यों? क्योंकि इसमें जो रिटर्न होता है वो भी लो होता है, जो रिटर्न होता है ना इसमें, वो भी लो होता है। ठीक है, अच्छा, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या क्या है? शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बोलने का मतलब मनी मार्केट जो है ना, जो भी ट्रेडिंग करता है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे करता है ना। तो वो क्या क्या है? तो वो है टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एटसेट्रा, मतलब और भी इस तरीके से कुछ है, बट जो इंपॉर्टेंट है वो यही सब है। ठीक है ना, जिससे जो इशू किया जाता है और जिसके ऊपर ट्रेड किया जाता है मार्केट में, बाजार में। देख लेते हैं, जो मनी मार्केट प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, सुविधा बैंक्स को, जो बैंक्स हो गए ना जितना भी, और जो प्राइमरी डीलर्स वगैरह हो गए, उन्हें लेंड और बोरो करने के लिए मनी, है ना, जब उन्हें पैसे का आवश्यकता होता है, जब भी उनका जो कह सकते हैं कि जो अकाउंट है या जो बैलेंस शीट है, या बैलेंस शीट यहाँ पे जो भी उनका अकाउंट है, ठीक है ना, मॉनेटरी वैल्यू अगर उनका मान लेते हैं मिसमैच कर रहा है, व्हेन मतलब कि दे वेर इन नीड ऑफ सम, और मतलब कि फंड, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन्हें ज़रूरत होता है पैसे का, तो वो मतलब इस तरीके से उधार ले लेते हैं, या दूसरे को अगर ज़रूरत होता है तो वो लेंड कर देते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो है ना, देखिए इसमें जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हो गए, आरआरबी को छोड़ के, जो हमारा ग्रामीण बैंक हो गया, रीजनल रूरल बैंक, इसको छोड़ के, ये इसमें काउंटर भी नहीं होगा। ठीक है ना, और जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो प्राइमरी डीलर्स हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं मनी मार्केट में। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म मार्केट में। देखिए, कॉल मनी और नोटिस मनी जो है ना, ये बोथ जो बोरोवर्स हो गए और लेंडर्स हो गए, इनको मेंटेन करना पड़ता है। मतलब कि जो भी कॉल मनी को लेते हैं या कॉल मनी जो प्रोवाइड करते हैं, और जो नोटिस मनी वाले लोग हो गए, जो बोरोवर्स हो गए, जो लेंडर्स हो गए, है ना, उधार देने वाले और उधार लेने वाले, इनको एक मेंटेन करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। क्या? एक करेंट अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि जो भी ट्रेडिंग हो सके, है ना, वो बिकॉज दिस, ये जो, क्योंकि ये जो ट्रेडिंग होता है ना, जो भी व्यापार होता है, जो लेन देन होता है, काफ़ी स्मॉल टेनर के लिए, स्मॉल पीरियड के लिए होता है, स्मॉल टाइम के लिए होता है। अच्छा, ये जो बोरिंग है और लेंडिंग है, ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड बेसिस पे होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों का एक हो गया कॉल मनी, है ना, कॉल मनी होता है। इसमें क्या होता है कि जब भी मनी, जब भी आप लोगों को पैसे का उधारी जो दिया जाता है, लेंड किया जाता है, या जब आप लोग लेते हैं, तो कितने समय के लिए होता है, कितना टाइम इसका रहता है? 1 दिन के लिए, फॉर 1 डे। ठीक है ना, कॉल मनी 1 दिन, कॉल मनी 1 दिन। नोटिस मनी आपका 2 से 14 दिन तक के लिए होता है। नोटिस मनी में क्या होता है कि जब भी आपका जो पैसा है अगर बोरो किया जाता है या लेंड किया जाता है,
लिया जाता है या दिया जाता है, कितने पीरियड के लिए, कितने समय के लिए, तो 2 से 14 दिनों के लिए। और जो टर्म मनी है, अगर आपका पैसा लिया जाता है या दिया जाता है अगर 14 दिन से अधिक के लिए प्लस 14 डेज, ठीक है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म मनी, टर्म मनी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला। देखिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स क्या होता है, ट्रेजरी बिल्स एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट्स है जो इशू किया जाता है डिस्काउंट पे फिक्स पीरियड के लिए, है ना, फिक्स पीरियड के लिए, मतलब कि कोई भी पीरियड होगा उसे फिक्स कर देगा कि हाँ इतने टाइम तक में तुमको जो है पैसे मतलब दे देने हैं, ठीक है। और ये डिस्काउंट पे दिया जाता है, थोड़ा इसमें ऑफ आपको मिल जाता है या थोड़ा छूट मिल जाता है। ये एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट्स होता है। प्रॉमिसरी नोट्स क्या होता है, प्रॉमिसरी नोट्स बोलने का मतलब एक तरीके का हाँ हम स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ हम मतलब वादा कर रहे हैं कि हाँ इतने टाइम पीरियड में हम आपको जो पैसा है वो चुका देंगे, रिपे कर देंगे, है ना, पे बैक कर देंगे, वापस कर देंगे। एट प्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूज 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स थ्रू ऑक्शंस। जो भारत सरकार है ना वो मौजूदा समय में, वर्तमान समय में या एट प्रेजेंट इशू करता है जो भी ट्रेजरी बिल्स है ना वो 3 तरीके से, है ना, 3 टाइप का है, 3 टाइप्स का है, 3 तरीके का है जो ऑक्शन के थ्रू होता है, नीलामी करके ट्रेजरी बिल्स को जो है इशू किया जाता है। अच्छा, तीनों टाइप में से कौन कौन आ गए, तो एक होता है आपका 91 डेज का, एक होता है आपका 182 डेज का और एक होता है 364 डेज का। जो एक होता है आपका टी बिल्स या ट्रेजरी बिल्स वो होता है आपका 91 डेज का मतलब 91 दिन का, एक होता है आपका 182 दिन बोलने का मतलब 182 डेज का, और एक होता है आपका 364 डेज यानी कि 364 दिनों का, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना ये कोई भी ट्रेजरी बिल्स इशू नहीं करता है, देयर आर नो ट्रेजरी बिल्स इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है बट मे भी अगर आ जाए तो। अच्छा, इसमें अमाउंट कितना होता है, जो भी ट्रेजरी बिल्स है ना इसका जो अवेलेबल होना चाहिए मिनिमम अमाउंट वो कितना का, 25,000 का, 25,000, जो कि 25,000 के मल्टीपल में ही होना चाहिए, 25,000 के मल्टीपल में ही होना चाहिए। ट्रेजरी बिल्स जो है इशू किया जाता है डिस्काउंट पे और रिडीम किया जाता है पार पे। रिडीम करने का मतलब होता है वसूल लेना, है ना, वसूल लेना। पार बोलने का मतलब जो भी आपका फेस वैल्यू होता है, मतलब कि मान लेते हैं कि आपको 10 रुपये का कोई सामान है, 10 रुपये से अगर आप अधिक दे रहे हैं तो उसे कहा जाता है पार वैल्यू। बोलने का मतलब जो 10 रुपये आपका हो जाएगा फेस वैल्यू। जिस भी चीज़ का, किसी भी आइटम का या किसी भी कह सकते हैं कि एंटिटी का, अगर मान लेते हैं कि जो प्राइस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, ठीक है ना, अगर आपको वही प्राइस देना है जो उस पर मेंशन्ड है उसे हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू, ठीक है। मतलब जो दिख रहा है वही पे करना है, फेस दिख रहा है तो वही पे करना है, ठीक है ना, जो फेस पे लिखा हुआ है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि जितना फेस पे लिखा हुआ है अगर हम लोगों को उससे अधिक देना होगा तो उस कंडीशन में उसे क्या बोला जाता है, उसे कहा जाता है एट पार वैल्यू, ठीक है। और एक होता है आपका जितना लिखा हुआ है उसे आपको कम देना, उसे कहा जाता है एट डिस्काउंट। एट डिस्काउंट बोलने का मतलब जो फेस वैल्यू है उससे कम पे दिया जा रहा है, क्यों, क्योंकि आपको कुछ छूट दिया जा रहा है। और अगर मान लेते हैं जो फेस वैल्यू उससे अगर आपको अधिक चुकाना पड़ रहा है, अधिक पे करना पड़ रहा है, इसका मतलब वो एट पार है, आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। सीपी क्या होता है, कमर्शियल पेपर, जिसे हम लोग सीपी भी बोलते हैं। ये एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, अनसिक्योर्ड बेसिस पे होता है, ठीक है ना, जो कि प्रॉमिसरी नोट के बेसिस पे ही होता है। मतलब ये इशू जो किया जाता है ना प्रॉमिसरी नोट, मतलब कि हाँ हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम चुका देंगे। ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1990 में, ठीक है। 1990 में जो सीपी है या कमर्शियल पेपर है इशू किया गया था। कॉर्पोरेट्स, प्राइमरी डीलर्स जो हो गए और जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये लोग एलिजिबल हैं इशू करने के लिए सीपी। ये सब क्या कर सकते हैं, ये सब जो भी संस्थान हो गए ना या जो भी ये सब पार्टीज हो गए, जो जिसमें कॉर्पोरेट्स आ गया, प्राइमरी डीलर्स आ गया, जिसे हम लोग पीडीज के नाम से जानेंगे। क्यों, क्योंकि एस इसलिए लग गया बिकॉज ये प्लूरल है ना, इसलिए एस लग गया। और जितना भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये सब एलिजिबल हैं कि ये लोग जारी कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं क्या, कमर्शियल पेपर, सीपी। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से आ गए, ये आपका जो एग्जिम बैंक होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपका नाबार्ड हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और जो आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सिडबी। एनएचबी हो गया जो नेशनल हाउसिंग बैंक हो गया, और जो ईसीजीसी हो गया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब जो है ये सब जारी कर सकता है, रिलीज कर सकता है, इशू कर सकता है क्या, कमर्शियल पेपर। आगे देखते हैं। देखिए मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड जो मैच्योरिटी का होता है ना वो कमर्शियल पेपर के लिए, वो क्या है। देखिए जो कमर्शियल पेपर है इशू किया जाता है मैच्योरिटी के लिए बिटवीन मिनिमम ऑफ 7 डेज। जो मिनिमम पीरियड है ये है 7 डेज का मैच्योरिटी पीरियड, मतलब मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है ना। और जो मैक्सिमम है ये अप टू 1 ईयर, अप टू जो मैक्स हो गया ये अप टू 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर। या इसे अगर हम लोग डेज के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो 365 डेज है ना, या अगर लीप ईयर में काउंट होगा तो 366 डेज, ठीक है।
डिनोमिनेशंस क्या क्या होता है इसका, मतलब कि क्या इसका जो अवेलेबिलिटी होना चाहिए मनी का, तो वो सीपी कैन बी इशूड इन डिनोमिनेशंस ऑफ 5 लाख और मल्टीपल्स ऑफ देयर ऑफ, बोलने का मतलब 5 लाख या 5 लाख का मल्टीपल्स में होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब 5 लाख तक का होगा जो इसका मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए सीपी का। डिनोमिनेशन बोलने का मतलब मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है ना, पैसा का उसका वैल्यू कीमत 5 लाख का होना चाहिए, 5 लाख का होना चाहिए, 5 लाख का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर। कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं सीपी में, जो कमर्शियल पेपर है उसमें कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई भी इंडिविजुअल, बैंकिंग कंपनी, जो भी बैंकिंग कंपनी जो है ना, और अदर कॉर्पोरेट बॉडी जो हो गए, या तो रजिस्टर्ड या तो इनकॉर्पोरेटेड इंडिया में, जो इंडिया के, भारत के जो रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इंडिया के जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं ये, और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज जो एनआरआईज हो गए, जो मतलब विदेश में रहने वाले लोग हो गए ना, जो भारत के हैं लेकिन रह रहे हैं विदेश में, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में, या जो भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, मतलब कि फॉरेन के जो कंपनीज वगैरह हैं वो अगर इन्वेस्ट वगैरह करते हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है ना, ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं सीपी में, ठीक है। आगे देखते हैं सीडी क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक तरीके का नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आप लोगों को कुछ नेगोशिएशन हो जाता है ना, मोल भाव हो जाता है कि हाँ हम कुछ इसमें कम बेसी कर सकते हैं, कम बेसी बोलने का मतलब कम या ज़्यादा, ठीक है ना, नेगोशिएबल है ये, नेगोशिएट इसमें कर सकते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था 1989 में, 1989 में, 1989 बोलने का मतलब 1989, ठीक है, 89 बोलने का मतलब 89 होता है, 90 के पहले को 89 कहते हैं, 80 के पहले को 79 कहते हैं, 69 के पहले को 70 के पहले को 59 कहते हैं। इसमें एक्चुअली 79 और 89 में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है ना, इस बार से मैं बता रहा हूँ। जो कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है, जो सीडी है, ठीक है ना, ये इशू किया जाता है एक तरीके का डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में, या एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट जो कि अगेंस्ट फंड होता है, जो आपको पैसा दिया गया है उसके एवज में, उसके अगेंस्ट, उसके बिहाफ में, उसके खिलाफ, या मतलब उस चीज़ को चुकाने के लिए, उस चीज़ के पर्पज पे आप क्या कर सकते हैं कि आप एक प्रॉमिसरी नोट इशू कर सकते हैं, या तो एक डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये इशू वैसे किया जाता है, जो कि डिपॉजिट किया जाता है बैंक में या जो भी अदर एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उसमें स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, बोलने का मतलब एक पर्याप्त समय अवधि के लिए। हु कैन इशू, अब सीडी कौन इशू कर सकते हैं, तो सीडीज कैन बी इशूड, मतलब कि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है ये इशू किया जा सकता है, जारी किया जा सकता है, रिलीज किया जा सकता है, जो भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हो गए, इसमें भी आपका जो रीजनल रूरल बैंक और जो लोकल एरिया बैंक है ये एक्सक्लूडेड है, मतलब ये इसमें शामिल नहीं हो रहा है, ये इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं वो करेंगे, बट एक्सेप्ट दोज, मतलब कि दैट आर, मतलब रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबीज, और लोकल एरिया बैंक्स, ठीक है ना, जिसे हम लोग एलएबी भी कहते हैं इन शॉर्ट। और जो सिलेक्टेड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना, इनको परमिट मिला हुआ है, परमिशन मिला हुआ है, आदेश मिला हुआ है कि हाँ ठीक है आप कर सकते हैं, है ना, इनको मिला हुआ है कि हाँ ठीक है आप भैया कर सकते हैं। किसके द्वारा मिला है आदेश, परमिशन, तो मिला है ये आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मिनिमम साइज कितना होना चाहिए इशू करने का, और डिनोमिनेशन क्या होना चाहिए, तो जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए सीडी का, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, ये होना चाहिए 1 लाख, 1 लाख, है ना। और जो मिनिमम डिपॉजिट किया जाना चाहिए, जो भी मिनिमम डिपॉजिट इसमें एक्सेप्ट होगा वो सिंगल सब्सक्राइबर के लिए 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। जो भी अगर एक सिंगल सब्सक्राइबर है इसमें जो सब्सक्राइब करता है या लेता है, सब्सक्राइब करने का मतलब ले रहा है, ठीक है ना, इनरोल कर रहा है, रजिस्टर कर रहा है, तो उसका 1 लाख से कम कीमत नहीं होना चाहिए, 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिंगल सब्सक्राइबर के लिए जो डिपॉजिट करेगा, ठीक है ना। और जो और ये भी होना चाहिए मल्टीपल ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख का मल्टीपल, 1 लाख का मल्टीपल, ठीक है। इसका मैच्योरिटी पीरियड देख लेते हैं। ये जो आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का, इशू किया जाता है बैंक्स के द्वारा, ठीक है ना, बाय बैंक्स, इशूड बाय बैंक्स। इसका जो समय अवधि है, जो पीरियड है, जो समय है, ठीक है ना, टाइम फ्रेम है, वो लेस देन 7 डेज होता है, लेस देन 7 डेज, मतलब कि 7 दिनों से कम, 7 दिनों से कम, ठीक है। और मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ये या तो 7 दिनों से कम होगा या तो 1 साल से ज़्यादा होगा। लेस देन 7 डेज या मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा या 7 दिनों से कम, ठीक है, 2 तरीके का होता है। आगे देखते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, ये देख लेते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने जो मनी मार्केट है उसे डिस्कस कर लिया, जो फाइनेंशियल मार्केट का जो 2 कैटेगरीज है, जो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मनी मार्केट का या शॉर्ट टर्म मार्केट का जितना भी जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। क्या उसका टाइम फ्रेम है, क्या उसमें मनी का एलिजिबिलिटी होता है या अवेलेबिलिटी कितना होना चाहिए, मल्टीपल्स में कैसे होने चाहिए, ठीक है, कौन कौन इशू कर सकते हैं, कौन कौन उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में।
कैपिटल मार्केट क्या है, ये इसे हम लोग लॉन्ग टर्म मार्केट कहते हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय के लिए होता है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट, ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो ट्रेडिंग होता है ये 1 साल से अधिक के लिए होता है, मोर देन अ ईयर, है ना, मोर देन अ टाइम पीरियड फॉर 1 ईयर। कैपिटल मार्केट कंसिस्ट करता है प्राइमरी मार्केट को, और एक होता है इसमें सेकेंडरी मार्केट। 2 मार्केट होता है कैपिटल मार्केट में, ठीक है ना। कैपिटल मार्केट के 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। वो क्या? एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट है ये एक तरीके का मार्केट है जो डील करता है, कारोबार करता है, डील करता है, लेन देन करता है ट्रेडिंग में और इश्यूएंस में स्टॉक्स को। जो स्टॉक्स हो गया ना आपका, स्टॉक्स मतलब शेयर, ठीक है ना, और अदर सिक्योरिटीज, जितना भी अदर एक तरीके का सिक्योरिटी होता है कि हाँ, अगर मान लेते हैं कि अगर आप उसको जमा कर देंगे तो उसके एवज में आपको पैसा मिल जाता है, ठीक है। ये आपको एक तरीके का उसमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो मिल जाता है, ठीक है ना, उसे ही सिक्योरिटीज़ कहा जाता है। ये फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ का बात किया जा रहा है। अच्छा, फॉर एग्जांपल जो आईपीओ होता है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कैसे पेटीएम वगैरह है कि हाँ आईपीओ निकाल रहा है, या कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक के लिए, आम आदमी के लिए, लोकल पब्लिक के लिए, है ना, अगर मान लेते हैं कि वो अपने शेयर्स को सेल करता है, उसे हम लोग आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, पहली बार, फर्स्ट टाइम। और जो पब्लिक को ऑफर किया जाता है क्या? शेयर्स, स्टॉक, ठीक है ना, जो इशू किया जाता है एनी कंपनी, या जनरली इसमें हम लोग प्राइवेट कंपनी को काउंट करेंगे, ठीक है। जो प्राइमरी मार्केट है, इसमें जो सिक्योरिटी होता है ना, ये डायरेक्टली परचेज किया जाता है इशूअर से। जैसे कि जो बेचने वाला है, जो इशू कर रहा है, डायरेक्ट उससे परचेज करेंगे। इसमें किसी भी तरीके का जो इंटरमीडियरीज है ना, उसका रोल यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। मतलब बिचौलिया जिसे हम लोग कर सकते हैं, एजेंट, ब्रोकर, समथिंग। जो सेकेंडरी मार्केट है ये एक तरीके का मार्केट है जिसमें जो कॉम्प्रोमाइज़ करता है या जो किस चीज़ में डील करता है, तो इक्विटी एंड डेट मार्केट्स में, ठीक है ना। जो इक्विटी हो गया, डेट मार्केट्स हो गया, ठीक है ना। ये डील करता है एक्सचेंज ऑफ एग्जिस्टिंग और प्रीवियसली इशूड सिक्योरिटीज। जो आपका इक्विटी एक तरीके का सिक्योरिटी का फॉर्म है ना, सिक्योरिटी का टाइप है, और जो आपका डेट है वो भी सिक्योरिटी का टाइप है। डिबेंचर्स वगैरह भी आपके जो है वो सिक्योरिटी का टाइप है, ठीक है। तो जो भी प्रीवियसली इश्यूड, जो पहले से इशू किया जा सकता है, वो उन चीज़ों में ये डील करता है। अब जो चीज़ ऑलरेडी पहले से इशू किया जा चुका है, उसे हम लोग एफपीओ बोलते हैं, एफपीओ, ठीक है ना, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। जो मार्केट हो गया ना, जैसे अच्छा मार्केट सच है, जो आपका बीएसई हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आपका एनएसई हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, ये सब सेकेंडरी मार्केट है, ठीक है। ऑन द सेकेंडरी मार्केट, स्मॉल इन्वेस्टर, जो भी छोटे इन्वेस्टर्स होंगे ना, छोटे निवेशक जो निवेश करते हैं छोटे, कह सकते हैं कि छोटे अमाउंट में, है ना, छोटे फाइनेंशियल रेट में या छोटे फाइनेंशियल वैल्यू में, वो लोग जो हो गए वो लोग स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, छोटे निवेशक या लघु निवेशक। हैव अ बेटर चांस ऑफ बाइंग और सेलिंग सिक्योरिटीज। इन लोगों का है ना एक अच्छा चांस बन जाता है कि हाँ ये लोग बाई कर सकते हैं या खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, ठीक है ना, सिक्योरिटीज़ को। क्योंकि इन लोगों का जो बिकॉज दे आर नो लॉन्गर एक्सक्लूडेड फ्रॉम आईपीओज, क्योंकि ये लोग जो है ना आईपीओ से ज़्यादातर मतलब बचे हुए नहीं है। एक्सक्लूडेड बोलने का मतलब ये लोग उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ शामिल नहीं है। ड्यू टू द स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी दे रिप्रेजेंट, क्योंकि इन लोगों के पास जो कम पैसा है, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं मतलब कम पैसा है ना। आगे देखते हैं, देखिए बॉन्ड हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड क्या है? एक तरीके का लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए एक तरीके का जो उधार देने वाला इंस्ट्रूमेंट है या उधार लेने वाला इंस्ट्रूमेंट है ये बॉन्ड, जो इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनी के द्वारा, सरकार के द्वारा, कंपनी के द्वारा, बैंक के द्वारा, ताकि रेज किया जा सके मनी कि हाँ अगर हम उसको जमा कर देंगे, उसको इशू करेंगे तो उसके एवज में हम लोगों को पैसा मिल जाएगा, हम लोग पैसा निकाल सकते हैं, पैसा बोरो कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम द मार्केट से, बाजार से। बाजार में आप लोग कोई भी चीज़ अगर बाजार में होगा ना, किसी भी तरीके का पैसा का जो लेन देन होता है वो मार्केट में होता है, वो बाजार में होता है, ठीक है। हैव मेंशन, अच्छा द मार्केट हैव मेंशन मैच्योरिटी पीरियड एंड इंटरेस्ट रेट डिपेंडिंग अपन अमाउंट नोन एज बॉन्ड। देखिए जो भी अमाउंट होता है एक्चुअली वही बॉन्ड होता है, और उसमें क्या होता है कि एक तरीके का मैच्योरिटी पीरियड और जो इंटरेस्ट रेट है वो डिपेंड करता है जितना आप अमाउंट लिए हैं ना, जिसको बॉन्ड ही कहते हैं। अमाउंट मतलब पैसा ही बॉन्ड है, लेकिन वो एक तरीके का आपका डेट इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है ना। डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म में नहीं है वो, डायरेक्ट वो पैसे के रूप में नहीं है, पैसे के फॉर्म में नहीं है, पैसे के फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ उसका वैल्यू वही रहता है। बॉन्ड का वैल्यू बोलने का मतलब अगर मान लीजिए कि आपका 1 लाख का बॉन्ड है तो 1 लाख रुपया मान लीजिए उसको, ठीक है। अमाउंट इज नोन एज बॉन्ड, उस पर आपको जो भी मैच्योरिटी पीरियड और जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप बोरो करेंगे तो आपको कुछ उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है मार्केट पे ही कि हाँ कितना आपको मतलब लगेगा, कितना समय के लिए। एक बॉन्ड क्या है जिसे हम लोग फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं। ये जो बॉन्ड है ना एक तरीके का
फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी भी है, ठीक है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी मतलब फिक्स है, इसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ सकता है, जो कि एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है जो क्रिएट किया जाता है रेजिंग कैपिटल के लिए, मतलब कैपिटल को रेज करने के लिए, कैपिटल निकालने के लिए, कैपिटल बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, पैसा लाने के लिए। दे आर इजेंशियली लोन एग्रीमेंट्स, ये एक तरीके का लोन एग्रीमेंट है कि हाँ हम आपको बॉन्ड दे रहे हैं, आप हमको लोन दे दीजिए, उधार दे दीजिए। बिटवीन द बॉन्ड इश्यूअर, जो बॉन्ड को इशू करता है, और जो इन्वेस्टर है ना, हम बॉन्ड देंगे तो इन्वेस्टर हम पे इन्वेस्ट कर देगा, मतलब हमको पैसा दे देगा, ठीक है। इन विच द बॉन्ड इश्यूअर इज ऑब्लिगेटेड टू पे अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ मनी एट स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट्स, जो भी मतलब स्पेसिफाइड जितना भी उसका मनी बनेगा ना, पैसा बनेगा, उतना उसको चुकाना पड़ेगा, जो भी समय वगैरह होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स देख लेते हैं। एक तरीके का आपका जो होता है ना, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो कि एक तरह का डेट सिक्योरिटी है, जो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा, कंपनी के कॉर्पोरेट कंपनीज के द्वारा, ठीक है ना, और सोल्ड किया जाता है इन्वेस्टर्स को, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स उसके एवज में, उसके एवज बोलने का मतलब उसके अगेंस्ट में आप लोगों को वो बॉन्ड ले लेगा, बॉन्ड के बदले आप लोगों को पैसा दे देगा। कौन? इन्वेस्टर, निवेशक, ठीक है। जो कंपनी का जो एसेट होता है ना, आर में बी यूज्ड एज अ कोलेटरल इन सम केसेस। कोलेटरल बोलने का मतलब कह सकते हैं कि जमाबंदी, है ना, इसको हम लोग गिरवी रख रहे हैं, कोलेटरल बोलने का मतलब गिरवी रख देना, ठीक है ना। जो भी कंपनी है उसका जो भी एसेट है, जो कंपनी है उसका जो एसेट है उसको गिरवी भी हो सकता है कि रखा जाए, ठीक है। इन केस मतलब मान लेते हैं कि अगर जो इन्वेस्टर हो गया उसे लॉस हो गया तो, है ना, या अगर मान लेते हैं कि जो बंदा अगर बॉन्ड दिया है, अगर नहीं वो पैसा रेज कर पाए, नहीं वो चुका पाए, बाद में रिपे नहीं कर पाए, तो उसका जो भी एसेट है, संपत्ति है, जो भी उसका एसेट है, संपत्ति है, ठीक है ना, उसको वो सेल करके पैसा निकाल लेगा, ठीक है ना, या अगर उसको इस्तेमाल भी कर सकता है एक कंडीशन में, अगर उसको ज़रूरत हो तो, कोई भी एसेट हो। द बैकिंग ऑफ द बॉन्ड, बैकिंग फॉर द बॉन्ड बोलने का मतलब इसको बैक सपोर्ट कैसे करेंगे, है ना। द बैकिंग फॉर द बॉन्ड इज यूजुअली डिपेंडिंग अपन द पेमेंट एबिलिटी ऑफ द कंपनी। मान लेते हैं कि जो भी कंपनी है जो बॉन्ड इशू किया है, जिसके बदले में उसको पैसा चाहिए इन्वेस्टर से, है ना, तो उसको कैसे चुकाएगा, कैसे पे करेगा, ये जो भी मतलब कंपनी है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना, कि वो कहाँ से लाएगा, नहीं लाएगा, चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं ना, ये कंसिडर किए जाते हैं हायर रिस्क पे, है ना। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है उसके कंपेरिजन में जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है ये काफ़ी हायर रिस्क के अकॉर्डिंग कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब इस पर हाई रिस्क काफ़ी रहता है। आगे देखते हैं कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या हो गया। एक कन्वर्टिबल बॉन्ड जो है एक तरीके का डेट सिक्योरिटी है जो कन्वर्ट किया जा सकता है प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ इनटू प्री डिटरमाइंड, मतलब कि पहले से डिटरमाइन किया हुआ, पहले से बताया हुआ, पहले से सोचा हुआ, ठीक है ना, डिटरमाइंड अमाउंट, रकम, राशि ऑफ अंडरलाइन कंपनीज इक्विटी, जो भी कंपनी का इक्विटी है जो पहले से है, उसमें एग्जिस्टिंग इक्विटी है ना, उसके अकॉर्डिंग प्री डिटरमाइंड अमाउंट जो है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या? कन्वर्टिबल अमाउंट, जो बॉन्ड है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किस चीज़ में, जो कंपनी का इक्विटी है उसके प्री डिटरमाइंड अमाउंट में, ठीक है। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स आर इश्यूड टू अवॉइड द नेगेटिव इंप्रेशन ऑफ कंपनीज एक्शंस, जो भी कंपनी का एक्शन है ना, या कंपनी का जैसे कि मान लेते हैं कि अगर नहीं चुका पाया, उस कंडीशन में इसका नेगेटिव इंप्रेशन को अवॉइड करने के लिए कि हाँ भैया हमको नहीं, मेरा इमेज खराब हो, उस कंडीशन में कन्वर्टिबल बॉन्ड्स जो है वो इशू किए जाते हैं, ठीक है। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए वो क्या हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट से, सरकार से जुड़ा हुआ जितना भी आप लोगों का खर्च है, स्पेंडिंग है, ठीक है ना, जो उन लोगों को खर्च करना पड़ता है अलग अलग मतलब स्रोतों में, अलग अलग सोर्सेज में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है ना, उन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है वो जारी करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। सरकार का बॉन्ड मतलब सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने के लिए होता है, ठीक है ना। दीज बॉन्ड्स आर मोर सिक्योर दैन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, अब जाहिर सी बात है सरकारी चीज़ है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो उसमें ज़्यादा रहेगा, ठीक है। मसाला बॉन्ड क्या होता है, मसाला बॉन्ड आर द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड, मतलब ये रूपी के फॉर्मेट में कर सकते हैं या रूपी डिनोमिनेटेड रहता है, बोरिंग्स रहता है इंडियन एंटिटीज से इन ओवरसीज मार्केट, ओवरसीज मार्केट बोलने का मतलब बाहरी कंपनीज में या बाहरी मार्केट में, विदेशी मार्केट में, है ना, विदेशी मार्केट में। द वर्ड मसाला इज गिवन बाय द IFC, जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ना, इसने ये वर्ड दिया था मसाला बॉन्ड को, मसाला उसमें जो ऐड हुआ है ना वो क्यों हुआ है, किसने दिया था इस नाम को, यह जो वर्ड है इसको, शब्द को, तो मसाला दिया गया था, जो IFC है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसने दिया था, ताकि रिप्रेजेंट करेगा इंडियन कल्चर एंड क्यूजीन को, जो इंडिया का जो कल्चर है, जो इंडिया का सभ्यता है और जो क्यूजीन है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए कि हाँ भैया देखें इंडिया का है, इंडिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। एक तरीके का इसको वैल्यू हाई करने के लिए, वैल्यू बढ़ाने के लिए, है ना। फर्स्ट मसाला बॉन्ड जो है इशू किया गया था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, जब रेज हुआ था 1000 करोड़ बॉन्ड टू फंड
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया में। देखिए जो पहला मसाला बॉन्ड है ना, ये कब इशू हुआ था? इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी के द्वारा, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, जब 1000 करोड़ रुपए का बॉन्ड जो है वो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडियन प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि इंडिया में कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलने का मतलब कुछ भी डेवलपमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना, उसके लिए जब इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंपनी ने इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी, वैसे फाइनेंशियली बोलेंगे तो काम चल जाएगा, इंटरनेशनल फाइनेंस कंपनी ने जब इशू किया था, रेज किया था, जारी किया था 1000 करोड़ का बॉन्ड, ठीक है, तो उस समय सबसे पहले जो है मसाला बॉन्ड इशू हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनी ने किया है। एज द मसाला बॉन्ड्स आर इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स, इट इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंडिया का रूपी से जुड़ा हुआ जो भी चीज़ होता है उसमें कौन हस्तक्षेप करता है, कौन उसमें कह सकते हैं कि इंटरफेयर करता है, तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। तो आरबीआई के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का इंडियन रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। इशूअर मसाला बॉन्ड से कौन कौन है? तो आरबीआई हैज़ गाइडलाइंस फॉर, आरबीआई हैज़ इशूड गाइडलाइंस, आरबीआई ने ऐसा गाइडलाइंस जारी किया है कि कौन कौन लोग या कौन कौन एंटिटीज़, कौन कौन संस्था, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन एंटिटीज़, कौन कौन कंपनीज, फर्म, कौन कौन मतलब कौन 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 से, है ना, ये सब इशू कर सकते हैं रूपी डिनोमिनेटेड ओवरसीज बॉन्ड्स, ठीक है। रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड मतलब ओवरसीज मतलब विदेशों में, ठीक है ना, तब विदेश से आपको फंडिंग मिलेगा। इंडिया का, अगर इंडिया में आप मसाला बॉन्ड दीजिए दूसरे को, विदेशी कंपनी को, वो आपको फंड देगा, ये विदेशी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को वो आपको फंड देगा, ठीक है ना, कि हम बॉन्ड हमको दो, हम लोग को पैसा देते हैं। इंडियन कंपनीज कौन कौन से? अच्छा, इंडियन कंपनीज, जैसे कि इंडियन कंपनीज को क्या कहा जाता है? ब्लू चिप कंपनीज। एक आपका एनबीएफसी हो गया, जिसको हम लोग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे हम लोग IIT बोलते हैं, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। एक होता है आपका RIT, रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसे हम लोग RIT शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? ग्रीन बॉन्ड एक तरीके का टैक्स एग्जम्प्टेड, बोलने का मतलब इसमें आप लोगों को टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता है ना, इसमें टैक्स रहित है, टैक्स रहित बॉन्ड है, ठीक है ना, जो कि इशू किया जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, जितना भी ग्रीनरी रिलेटेड या जितना भी इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना उसके लिए, या जो भी आपका ब्राउन फील्ड साइट्स हो गया उसके लिए। ब्राउन फील्ड बोलने का मतलब वैसा जगह जिसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, वैसा कह सकते हैं कि जगह हो गया, प्लेस हो गया, जिसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है डेवलपमेंट के लिए। और जो एबंडेंट बिल्डिंग्स वगैरह है ना, या जो अंडर डेवलप्ड साइट्स वगैरह हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, इशू किया जाता है, उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, ताकि कुछ डेवलपमेंट किया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके। इशूअर्स ऑफ ग्रीन बॉन्ड्स को कौन कौन इशू करते हैं? कौन कौन से इसके इशूअर्स हो गए? तो ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करने वाले जो हैं वो मल्टीलेटरल एजेंसीज है, जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक आ गया, जो विश्व बैंक हो गया ना, वर्ल्ड बैंक, जो कॉरपोरेशन आ गए, गवर्नमेंट एजेंसीज आ गए, म्यूनिसिपालिटीज़ आ गए। और इंडिया में जो ग्रीन बॉन्ड्स हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं सेबी के द्वारा। सेबी बोले तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मतलब सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हम लोगों का बॉन्ड भी जो है वो समाप्त हो गया है। आगे देखते हैं। डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक तरह का मीडियम है, माध्यम है लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना, जो यूज किया जाता है लार्ज कंपनीज के द्वारा बोरो करने के लिए, मनी पैसा लेने के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट, अ कंपनी इन्वेस्टर अमाउंट। देखिए इन्वेस्टर का जो अमाउंट है ना वो कंपनी इन्वेस्ट करता है। अ कंपनी इन्वेस्टर अमाउंट, जो भी निवेशक है उसका जो पैसा है वो निवेश करता है कंपनी। कहाँ गया? कंपनी, ठीक है ना। इन शेयर्स में स्टॉक में, शेयर्स में, ठीक है ना, ऑफ अदर लिस्टेड कंपनी, किसी भी अदर लिस्टेड जो कंपनी है ना, मतलब कि कह सकते हैं कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो अदर लिस्टेड कंपनी है, उन कंपनियों में अगर कोई भी कंपनी इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर उसे इन्वेस्ट करता है, ठीक है ना, तो इन ऑर्डर टू किस चीज़ के लिए? ताकि उसे रिटर्न और ज़्यादा हो सके, ठीक है ना, उसे हम लोग इक्विटी इन्वेस्टमेंट करते हैं। कि पहले से मान लेते हैं कि हाँ हमने किसी से इन्वेस्टमेंट लिया है, उसको अगर हम लोग और कहीं री इन्वेस्ट कर दें, कह सकते हैं कि उसे हम लोग फिर से इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हम लोग को और पैसा बन के आए और पैसा बढ़ जाए, है ना, ताकि हम लोग को उस पर और कमाई हो जाए, तो उसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। डिविडेंड क्या होता है? अ सम ऑफ मनी पेड रेगुलरली दिया जाता है ये, ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब एक फिक्स पीरियड है कि हाँ रेगुलर बेसिस पे आपको देना होगा, ठीक है ना, जो कि क्वार्टरली होता है या एनुअली होता है। क्वार्टरली 3 महीना वाला जो हो गया, या तो आपका एनुअली साल भर का, सालाना, कंपनी के द्वारा, थ्रू अ कंपनी या बाय कंपनी, टू इट्स शेयर होल्डर्स, जो भी इसके शेयर होल्डर्स होंगे ना, कि हाँ शेयर लिए हुए हैं, तो शेयर होल्डर बोले के अंदर किसी भी कंपनी का अगर कोई शेयर लिए हुए होते हैं, उनके पास अगर शेयर होता है, शेयर राइट्स होता है, तो उसे शेयर होल्डर कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक सम जो मनी का है, मतलब एक अमाउंट ऑफ मनी या सम ऑफ मनी जो पे किया जाता है रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे, क्वार्टरली या एनुअली,
है ना, एक कंपनी के द्वारा उसके शेयर होल्डर को आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट जो होता है ना उस पर, या और रिजर्व्स, जो भी उसका रिजर्व अमाउंट है, कि मान लेते हैं कि उसको एक्स्ट्रा पैसा किसी भी कंपनी को रखना चाहिए टू मीट एनी मिसलेनियस एक्सपेंसेस, है ना, या इमरजेंसी एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए रिजर्व्स वगैरह क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना। तो उससे भी वो लोग दे सकते हैं, या जो भी उनको कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है एट दैट सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है ना, तो उससे भी वो लोग जो है वो दे सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। इज नोन एज डिविडेंड, इसे ही डिविडेंड कहा जाता है। अ डिविडेंड कैन बी पेड मंथली और क्वार्टरली, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ओन्स बाय ए शेयर होल्डर, किसी भी शेयर होल्डर के द्वारा जितना भी शेयर्स जो है वो टोटल नंबर जो ओवे कर रहा है, ओन कर रहा है, बोलने का मतलब उसके पास है ना, उसके पास जो शेयर होल्डर के पास जितना भी शेयर है, जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक है ना, जितना मात्रा में है, वो कंपनी देखिए ऑफ अ कंपनी, किसी भी कंपनी का एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए इज नोन एज आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कि हाँ ऑलरेडी किसी शेयर होल्डर के पास ऑलरेडी किसी कंपनी का एक सीमित समय के लिए या एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, एक पर्याप्त समय के लिए उसके पास अगर शेयर है किसी भी कंपनी का, किसके पास? शेयर होल्डर के पास, तो उसे ही बस हम लोग आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं, जो पहले से किसी के पास मौजूद हो, एग्जिस्टिंग शेयर्स, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स ऑफ कंपनीज स्टॉक, जो कंपनी है उसका स्टॉक का जो शेयर है ना, उसका जो भाग है, स्टॉक मतलब शेयर मतलब भाग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, भाग, पार्ट। प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स ऑफ कंपनी स्टॉक विद डिविडेंड्स, डिविडेंड्स के साथ में ये होता है, ये जो होता है ना डिविडेंड्स के साथ में होता है, दैट आर पेड आउट टू शेयर होल्डर्स बिफोर कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स आर इशूड, जब भी जो कॉमन स्टॉक डिविडेंड्स है वो इशू करने से पहले जो आप लोगों को पे करना होता है, ठीक है ना, डिविडेंड्स के साथ में जो उसे ही प्रेफरेंस शेयर कहा जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। देखिए अब हम लोग कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या ऑल इंडिया इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस पर कुछ सवाल आ जाता है। तो आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो कानून है 1934 का, इसका जो सेक्शन 2 है 1934 का, इसके अकॉर्डिंग ये क्या प्रोवाइड करता है? एक तरीके का स्टैट्यूटरी बेसिस पे फंक्शनिंग बैंक को, मतलब बैंक के फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, है ना, या सर्कुलेट करने के लिए, जो कमांड करता है ऑपरेशंस ऑन, मतलब कि विच कमांडेड, मतलब कि कॉमेंस्ड, ठीक है ना, कॉमेंस्ड, तो जिसने ऑपरेशन को कब से स्टार्ट किया था, कमेंस किया था, तो 1 अप्रैल 1935 से किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था वो कब से हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 या 1 अप्रैल 1935, ठीक है। किस एक्ट के अकॉर्डिंग ये पारित हुआ था? तो ये हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट 1934 का है, उसका जो सेक्शन 2 है ऑफ 1934, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जो हेड क्वार्टर इसका कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। गवर्नर इसके अभी जो मौजूदा समय में जो गवर्नर हैं वो हैं शक्तिकांत दास जी, 25th गवर्नर हैं ये, 25th गवर्नर। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो होते हैं वो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आप उनका कमेंट सेक्शन में नाम बताइएगा, ठीक है। फीचर्स ऑफ आरबीआई क्या है? आरबीआई का जो फीचर्स है वो क्या है? तो ये है आरबीआई जो है आरबीआई हैज़ रेगुलराइज द इशू ऑफ बैंक नोट्स। आरबीआई जो क्या करता है ना, बैंक के नोट्स को इशू करता है, रेगुलराइज करता है, ठीक है। बैंक नोट्स बोलने का मतलब करेंसी, मुद्रा, पैसा, ठीक है। आरबीआई क्या करता है? लेंडर है लास्ट रिसोर्ट का। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पॉइंट को आप लोग काट भी छोड़ भी सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? बैंकर्स का बैंक है। बैंक वालों को अगर जरूरत होता है पैसा का तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं, ठीक है। बैंकर्स बैंक, या कह सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ना, ये एक तरीके का गॉड फादर है बैंक्स का, या कह सकते हैं कि मदर फादर है बैंक का, माँ बाप है बैंकों का, है ना। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, असुविधा होता है, दुविधा होता है, तो ये लोग उनके पास जाते हैं कि हाँ देख लीजिए ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, अब आप ही कुछ बताइए, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक एक तरीके का एक्टिंग है ना, एक्टिंग लाइसेंस बोलने का एक तरीके का एक्टिंग बॉडी है ना, जो गवर्नमेंट और कॉमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस और स्मॉल सेविंग बोर्ड्स के बीच में काम करता है, एक्ट करता है, ठीक है। कह सकते हैं कि मिलाने जुलाने के लिए किसी भी तरीके का अगर फंक्शन या फाइनेंशियल रिलेटेड कह सकते हैं ना, कुछ भी अगर डिमांड होता है या ज़रूरत होता है, नीड्स होता है, तो उसके लिए वो एक्ट करता है, सपोर्ट करता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है had played an important role in the development of institutional machinery of industrial finance, agriculture credit and commercial banking। जितना भी आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्रेडिट होता है, उधारी होता है, या जो कमर्शियल बैंकिंग होता है, या जो भी आपका इंस्टीट्यूशनल मशीनरी वगैरह होता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस होता है, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के डेवलपमेंट के लिए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, मतलब काफ़ी उसके लिए इंपॉर्टेंट है ये, इन सब चीज़ों पर ध्यान देता है ना, इसका मेन पर्पज़ ही है, ये रोल ही है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इशू करता है मॉनेटरी स्टेबिलिटी कंट्री में, ताकि पैसा बढ़ नहीं जाए या पैसा कमे तो कम से कम उसमें हम कुछ पैसा डाल सकें मार्केट में, ठीक है ना, ताकि जो पैसा का जो बैलेंस है वो बना रहे, ठीक है। इन्फ्लेशन को एक्चुअली मैनेज करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, एग्जिम बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था एग्जिम बैंक, इस्टेब्लिश हुआ था जनवरी 1 मतलब 1 जनवरी 1982 में, 1 जनवरी 1992 में हुआ था। इसका पर्पस था फाइनेंस करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब फाइनेंस करने के लिए भी था, ठीक है ना, कि हम फाइनेंस कर देंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे, मतलब उसको कह सकते हैं कि सपोर्ट करेंगे, सुविधा प्रोवाइड करेंगे और प्रमोट करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया को। फॉरेन ट्रेड जो है ना इंडिया का, उसे हम लोग प्रमोट करेंगे, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिगार्डिंग रिलेटेड। इसका हेडक्वार्टर भी है मुंबई महाराष्ट्र में। अभी जो मौजूदा समय में इसके एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो हैं हर्षा बंगारी या हर्षा भूपेंद्र बंगारी। दोनों तरीके से आपको नाम अगर मान लेते हैं क्वेश्चन ये अगर आ जाए एग्जाम में, तो दोनों तरीके से इसका नाम आपको देखने को मिल सकता है। या तो हर्षा बंगारी, तो उसमें भी आपको यही मानना है कि एग्जिम बैंक जो है ना, उसके जो अभी मौजूदा समय में करेंटली जो वर्किंग एमडी हैं, है ना, तो वो कौन है, तो वो हर्षा बंगारी हैं या तो हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, ठीक है ना। अंडर दी किस एक्ट के तहत, तो अंडर दी एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981। ये बैंक क्या करता है, सोशल इम्फेसिस और एक्सटेंशन जो है वो लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसीज को प्रोवाइड करता है ओवरसीज एंटिटीज़ के लिए। जो विदेशी एंटिटीज़ हैं ना, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह, फंड वगैरह, कंपनीज वगैरह, उनके लिए, और नेशनल गवर्नमेंट को भी, जो नेशनल गवर्नमेंट बोलने का कह सकते हैं कि नेशन से रिलेटेड जितना भी आपका गवर्नमेंट हो गया उसको, ठीक है, और नेशन मतलब राष्ट्र से, राष्ट्रीय गवर्नमेंट के लिए। रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हो गए है ना, रीजनल बोले मतलब क्षेत्रीय जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए उन्हें, और जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हो गए उन्हें, ठीक है। देखिए, बैंक एक्सटेंड करता है बायर्स क्रेडिट एंड सप्लायर्स क्रेडिट टू फाइनेंस एंड प्रमोट दी कंट्रीज एक्सपोर्ट्स, कंट्री के एक्सपोर्ट को, जो अभी हमारा देश है उसके एक्सपोर्ट को, ठीक है ना। क्या करता है ये, एक तरीके का बायर्स क्रेडिट और जो सप्लायर्स क्रेडिट के रूप में फाइनेंस जो है, और फाइनेंस मतलब प्रोवाइड करता है और प्रमोट करता है, ठीक है। टू प्रमोट हाई टेक एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, मतलब कि हाई टेक बोलने का मतलब हाई क्वालिटी में, हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट हो, इंडिया से एक्सपोर्ट हो अदर कंट्रीज़ में, ठीक है ना, इसको एक प्रमोट करता है, ताकि इंडिया का भी मतलब, देखिए सिंपल सा बात है, अगर मान लेते हैं किसी भी ओवरसीज कंट्री में, फॉरेन कंट्री में या अदर कंट्री में, है ना, अगर किसी भी देश से या हमारे देश से अगर ज़्यादा माल सप्लाई नहीं होगा, ज़्यादा मतलब हम लोग निर्यात नहीं करेंगे, ठीक है ना, या कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हाँ, हमारा वैल्यू नहीं बढ़ेगा, है ना। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट करना दूसरे कंट्री में होता क्या है ना, हम लोगों को वहाँ वैल्यू दिलाता है, हम लोगों का कहीं ना कहीं एक तरीके से वैल्यू जो है वो क्रिएट करता है, बढ़ाता है ना। डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरों तक पहुँचना, दूसरे कंट्रीज तक पहुँचना। सप्लाई के मैटर में भी, जो सप्लाई बोलने का मतलब जो गुड्स सप्लाई वगैरह हो गया ना, उसके अकॉर्डिंग बैंक हैज़ अ लेंडिंग प्रोग्राम टू फाइनेंस द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जो भी R&D होता है ना, जितना भी तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, उसके एक्टिविटीज़ को, उसका जो भी कार्य वगैरह हो गया, एक्टिविटीज़ हो गया, गतिविधि हो गया, उसको सपोर्ट करने के लिए टू एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितना भी कंपनीज है उसके लिए, ठीक है। लाइक आपका जैसे कि जानते होंगे, आपका जो एम्यूनिशन वगैरह बनता है ना, आर्म्स वगैरह या समथिंग इस तरीके का कुछ भी होता है, जो रसिया वगैरह सप्लाई वगैरह करता है ना, या जैसे कि यहाँ से भी होता है, तो उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ऑथोराइज्ड कैपिटल जो एग्जिम बैंक का है वो कितना है, तो 200 करोड़, 200 करोड़ ऑथोराइज्ड कैपिटल है। किसका, रिजर्व बैंक ऑफ, सॉरी एग्जिम बैंक का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का। और जो पेड अप कैपिटल है वो कितना है, तो वो है 100 करोड़, 100 करोड़, है ना, जो कि एक तरह का होली ओन सब्सिडरी है या होली सब्सक्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से, ठीक है ना, होली सब्सक्राइब्ड है ये केंद्र सरकार से। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, ये इसका जो मेन प्रिंसिपल फाइनेंशियल, ये एक तरीके का मेन प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कोऑर्डिनेट करता है, मतलब कि सपोर्ट करता है, तालमेल बैठाता है ना, वर्किंग इंस्टीट्यूशंस में ऑफ इंगेज्ड इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ट्रेड। जितने भी वर्किंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कार्य कर रहे हैं किस चीज़ में, आयात और निर्यात में, ठीक है ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने का जो व्यापार है उसमें, उन लोगों को ही ये जो है सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है उनमें। टू टैप बोलने का मतलब सपोर्ट डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट्स फॉर रिसोर्सेज, ठीक है, अंडरटेकिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, एक्सपोर्ट सेक्टर बोलने का तो उसमें दोनों चीज़ आ गया, है ना, 2 टाइप्स, क्या क्या आ गया आपका, या दोनों वर्क आ गया, एक तो एक्सपोर्ट करना, ठीक है ना, और एक हो गया आपका इंपोर्ट करना, तो उसे ये कहेंगे एक्सपोर्ट सेक्टर, जिसमें आपका दोनों टर्म आ गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है ना। तो इसके ही डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है, या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करने के लिए।
अब आपका नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस्टेब्लिश हुआ था नबार्ड कब? तो 12 जुलाई 1982 को, मतलब कि 12 जुलाई 1982 को या 12 जुलाई 1982 को ये जो नबार्ड है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था। किसके रिकमेंडेशन पे? तो ये जो क्रैफी कार्ड है ना, क्रैफी कार्ड कमेटी, जो कि जिसे हम लोग शिवरामन कमेटी के नाम से भी जानते हैं, इनके रिकमेंडेशन पे ये जो है ये स्थापित हुआ था, ठीक है ना। क्रैफी कार्ड कमेटी भी से बोलेंगे शिवरामन कमेटी को, ठीक है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। अभी जो इसके मौजूदा समय में जो वर्किंग अभी इसका चेयरमैन है या जो करंटली में चेयरमैन है वो है साजी केवी, ठीक है ना। केवी साजी बोलने का, साजी इनका जो हो गया नाम हो गया, और के बोलने का कृष्णन है, अभी का पता नहीं मुझे, ठीक है ना। साजी के कृष्णन भी, ठीक है। ये जो है ना नबार्ड जो है ये एक तरीके का बिगेस्ट रूरल डेवलपमेंट बैंक है। क्षेत्रीय रूरल डेवलपमेंट बैंक जो होता है ना, क्षेत्रीय डेवलपमेंट बैंक, उसमें सबसे बिगेस्ट ये मतलब बिगेस्ट रूरल डेवलपमेंट बैंक है। इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 को, किसके रिकमेंडेशन पे? शिवरामन कमेटी के रिकमेंडेशन पे, ठीक है ना। जो नबार्ड एक्ट 1991 है इसके तहत, इसके अंडर में एम क्या है इसका? अपलिफ्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए, प्रोमोट करने के लिए, ग्रो करने के लिए रूरल इंडिया को, जो भी हमारा रूरल ग्रामीण इलाका हो गया ना इंडिया का, उसको, और जो भी रूरल नॉन फार्म सेक्टर हो गए, मतलब कि जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज के अलावा जो भी सेक्टर हो गए, ठीक है ना, रूरल ग्रामीण इलाकों के, ग्रामीण क्षेत्रों के, उसे अपलिफ्ट करना है, बढ़ाना है, आगे लेके जाना है। नबार्ड एक्ट करता है एक तरीके का रेगुलेटर के रूप में कोऑपरेटिव बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक्स हो गए उनके बीच में, ठीक है ना। एक तरीके का रेगुलेट करता है, ये मैनेज करता है, मैनेजर है ये, ठीक है ना। प्राइमरी फंक्शन क्या है? नबार्ड इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, रिलेट करता है, रिलेटेड टू फाइनेंसिंग इन दी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फाइनेंस करता है ना, उसके लिए नबार्ड जो है एक एपेक्स, मतलब कि कह सकते हैं बहुत ही बड़ा, बहुत ही मतलब हाई, विशाल, ये एक तरीके का नबार्ड जो है ये एक तरीके का ऐसा एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। ये मैटर्स में डील करता है, कॉन्सर्न जो भी मतलब होते हैं ना, पॉलिसी से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, प्लानिंग एंड कमीशन वगैरह होता है ना, ऑपरेशन से रिलेटेड रूरल एरियाज़ में, ठीक है ना, इंडिया के, भारत के, उन मैटर्स को ये डील करता है, उस पर निगरानी रखता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है गया RIDF, ये ऑपरेट होता है नबार्ड के द्वारा, ठीक है। ये प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस लेंडिंग इंस्टीट्यूशन को रूरल एरियाज़ में, ठीक है ना। नबार्ड क्या करता है? ये लेंड करता मतलब रिफाइनेंस करता है। नबार्ड जो है ये रिफाइनेंस करता है लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस को जो रूरल एरियाज़ में हो गए, ठीक है। हेल्प करता है SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन्हें सपोर्ट करता है, ठीक है। और जो पुअर पीपल हो गए रूरल एरियाज़ में, इन्हें भी सपोर्ट करता है। अल्टीमेटली जितना भी तरह का डेवलपमेंट या सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल नीड, फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो प्रोवाइड होता है रूरल एरियाज़ में, ठीक है ना, वो कौन करता है? नबार्ड करता है। बात ही खत्म। रन्स प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए ये प्रोग्राम्स चलाते रहता है, ठीक है ना। रिकमेंड हुआ था ये रिकमेंड्स अबाउट लाइसेंसिंग फॉर RRBs, ये जो भी रीजनल रूरल बैंक हो गए, अगर उनके लिए लाइसेंस वगैरह लेना है ना, जो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस वगैरह होता है उनको लेना है, तो ये रिकमेंडेशन देता है, मतलब सजेस्ट करता है, रिकमेंड करता है। कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह के लिए भी, किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कहाँ भैया दे दीजिए, अच्छा काम कर रहा है या दे दीजिए, सही है, हम इसका आपको भरोसा दिलाते हैं। आगे जो आपका SIDBI है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, लघु उद्योग के लिए जो डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, वो उसका नाम क्या है? वो है SIDBI। इस्टेब्लिश हुआ था स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI, है ना, जिसे शॉर्ट में मतलब SIDBI कहा जाता है। ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 2 अप्रैल 1990 को, 2 अप्रैल 1990 को, ठीक है ना, अंडर दी SIDBI या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1989 एज अ सब्सिडरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। जो मौजूदा समय में जो करंटली इसके वर्किंग चेयरमैन है वो हैं शिव सुब्रमण्यन रमन, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एम क्या है? SIDBI रिफाइनेंस करता है लोन्स को और एडवांसेस को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड बाय द एग्जिस्टिंग लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस टू स्मॉल स्केल यूनिट्स, जितना भी स्मॉल स्केल यूनिट्स है ना, इन्हें मतलब ये लेंड करता है, ठीक है, रिफाइनेंस करता है लोन्स एंड एडवांसेस को, ठीक है। SIDBI एक तरीके का इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्रोवाइड करता है हेल्प ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। मतलब कि फाइनेंशियल सपोर्ट देता है इसको ताकि ये ग्रो करे और डेवलप हो सके, डेवलपमेंट हो सके इसका, ठीक है ना। सेकंड फंड इज द सेकंड फंड इज अ डेट फंड कॉल्ड SIDBI। जो सेकंड फंड होता है ना, एक तरीके का डेट फंड होता है कॉल्ड SIDBI। मेक एन इंडिया लोन फॉर इंटरप्राइजेस, स्माइल, देखें ये जो आपका स्माइल है ना, ये एक तरीके का इंडिया का लोन है इंटरप्राइजेस के लिए, स्माइल, ठीक है। विच वाज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2015 का जो यूनियन बजट था, 2015 का जो यूनियन बजट था, केंद्रीय बजट, ठीक है ना, उसमें क्या हुआ था कि
जो इस्माइल है, वो इस्माइल जो है ना, इंडिया को लोन प्रोवाइड करने के लिए इंटरप्राइजेस को, वो क्या हुआ था, मतलब वो अनाउंस हुआ था, है ना, उसका अनाउंसमेंट हुआ था, घोषणा हुआ था, उसका अनाउंसमेंट में घोषणा इन फेब्रवरी, ठीक है, 2015 इन फेब्रवरी, 2015 फरवरी में हुआ था ना, इसलिए, ठीक है। फंड जो है प्रोवाइड किया जाता है शॉर्ट टर्म बेसिस पे, शॉर्ट टर्म लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, है ना, और लोन्स जो कि नेचर ऑफ काशी इक्विटी में हो गए या जो एमएसएमईज हो गए, इनको मीट करते हैं डेट टू डेट इक्विटी नॉर्म्स एंड परस्यू ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। नॉर्म्स बोलने का तो पॉलिसी, रूल, नियम, कानून। आगे जो आपका एनएचबी हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक है, इस्टेब्लिश हुआ था आपका। द बैंक स्टार्टेड इट्स ऑपरेशंस, मतलब कि कब से अपना ये कामकाज जारी किया था, स्टार्ट किया था, तो जुलाई 1988 में, जुलाई 1988 में, ठीक है ना। नेशनल हाउसिंग बैंक जो है इस्टेब्लिश हुआ था किस सेक्शन के अंडर, तो अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एनएचबी एक्ट या नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1997। 1987 का जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट है ना, उसका जो सेक्शन 6 है उसके तहत में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित हुआ था, क्या, एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। कब, जुलाई 1988 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, और जो करंट इसके जो कह सकते हैं कि एमडी हैं या जो हेड पर्सन है, या तो क्या बोलते हैं उसे, जो मौजूदा समय में जो इसके वर्किंग हेड हैं, जो वर्किंग एमडी हैं, वो कौन है, श्री शारदा कुमार होता, श्री शारदा कुमार होता, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है एनएचबी का, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये एक तरह का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो हाउसिंग फाइनेंस प्रोवाइड करता है इंडिया में, ठीक है। हाउसिंग फाइनेंस, हाउसिंग वगैरह के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करता है ना, जो कि सेटअप हुआ था होली ओन सब्सिडरी, जो कि सेटअप एज देखिए, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसका एक तरीके का ये होली ओन सब्सिडरी है, पूरा का पूरा होली ओन सब्सिडरी है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला, ईसीजीसी क्या है, ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सपोर्ट के लिए जो क्रेडिट वगैरह देता है उसके लिए, ठीक है ना। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ईसीजीसी लिमिटेड का। सबसे पहले इसको ईसीजीसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, अभी क्या हो चुका है कि ये सिर्फ ईसीजीसी के नाम से जाना जाता है। जब स्टार्ट हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसे ईसीजीसी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ऑन 30 जुलाई 1957, 30 जुलाई 1957 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुआ था किसका, ईसीजीसी लिमिटेड का। अभी इसे ईसीजीसी सिर्फ कहा जाता है। स्ट्रेंथ करने के लिए, मतलब कि मजबूती देने के लिए, किसी चीज़ को, एक्सपोर्ट प्रमोशन को कवर करने, बाई कवरिंग रिस्क ऑफ एक्सपोर्टिंग ऑन क्रेडिट, ठीक है ना। रिस्क को कवर करने के लिए, जो भी क्रेडिट से जुड़ा हुआ रिस्क है ना एक्सपोर्ट का, उससे कवर करने के लिए। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और चेयरमैन है इसके एम सेंथिलनाथन, श्री एम सेंथिलनाथन या एम सेंथिलनाथन। ये एक तरह का कंपनी है जो होल्डी ओन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। ईसीजीसी प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कवर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्क इन एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट वगैरह के लिए जो क्रेडिट मिलता है ना, जो लोन मिलता है, उसके लिए एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कि हाँ तुम दे दो भैया, हम तुमको इंश्योर करते हैं। ईसीजीसी लिमिटेड जो है प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस टू सपोर्ट इंडियन एक्सपोर्ट एंड इज कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ईसीजीसी जो है किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय। ईसीजीसी लिमिटेड जो है ये तरह का, ये 7th लार्जेस्ट क्रेडिट इंश्योरेंस है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का जो क्रेडिट इंश्योरेंस है ना, उसमें से जो 7th लार्जेस्ट है वो है ईसीजीसी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द करेज एंड नेशनल एक्सपोर्ट, जो भी इसके पास जो करेज है, साहस है, मतलब सपोर्ट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए, है ना, और जो ऑफ नेशनल एक्सपोर्ट्स को, जो भी आपका राष्ट्र से जुड़ा हुआ जितना भी एक्सपोर्ट है ना, उसे सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये जो है ना ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है रिस्क एज वेल एज इंश्योरेंस कवर टू द इंडियन एक्सपोर्टर्स, ठीक है। आगे देखते हैं, सेबी के बारे में देख लेते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सेबी हुआ था इस्टेब्लिश पहली बार एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में अप्रैल 1988 में टू रेगुलेट दी वर्किंग ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। जो भी आपका स्टॉक एक्सचेंज है उसके वर्क को रेगुलेट करने के लिए, उसे कामकाज को नियंत्रण करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए। लेटर इट वॉज मेड एन ऑटोनोमस बॉडी, ये बाद में बना दिया गया था इसे 12 अप्रैल 1992 को। किस एक्ट के तहत में, तो सेबी एक्ट 1992 के तहत। इसके जो पहले चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर एस ए दावे। 12 अप्रैल 1988 से लेके 23 अगस्त 1990 तक इनका जो है वो पोस्ट पे इन्होंने काम किया था, ठीक है, इनका सर्विंग पीरियड रहा था। डॉक्टर एस ए दावे, ठीक है, एस ए दावे 12 अप्रैल 1988 से लेके 23 अगस्त 1990 तक इनका जो है सर्विंग पीरियड रहा था, ठीक है, एज अ चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरपर्सन है इसके मौजूदा समय में माधवी पुरी ब्यूक। ऑब्जेक्टिव है इसका, प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को, इन्वेस्टर्स का जो भी इंटरेस्ट है ना,
प्रॉफिट, इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट, ठीक है ना, उसको ही प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, संरक्षण प्रोवाइड करता है, और प्रमोट करता है डेवलपमेंट को स्टॉक एक्सचेंज के, और रेगुलेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टॉक मार्केट के, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट का जो भी गतिविधि एक्टिविटीज़ है, जितना भी काम काज है, उसको रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है, और डेवलपमेंट को, जो डेवलपमेंट है ना स्टॉक एक्सचेंज का, उसको प्रमोट करता है, बढ़ाता है। एज पर दी सेबी रेगुलेशन, सेबी के जो रेगुलेशन है ना, उसके अनुसार क्या है कि जो लेवल ऑफ रिस्क है वो विल बी डिपिक्टेड बाय द कलर कोड्स ऑफ द बॉक्सेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जो भी म्यूचुअल फंड्स है ना, उसका जो कलर कोड बॉक्सेस है ना, उसके अनुसार क्या है कि डिपिक्ट कर लिया जाता है, मतलब जान लेते हैं, है ना, ये कह सकते हैं कि अनुमान लगाया जाता है कि रिस्क का लेवल क्या है। तो जो ब्लू कलर्ड जो आपका म्यूचुअल फंड बॉक्स होता है, वो आपको दर्शाता है, बताता है, डिनोट करता है या डिपिक्ट करता है प्रिंसिपल एट लो रिस्क। जो आपका प्रिंसिपल है वो लो रिस्क पे है, कम रिस्क पे है ना, या एट लेसर रिस्क। जो आपका येलो कलर्ड कोड बॉक्स है म्यूचुअल फंड्स का, वो आपको बताता है कि जो मीडियम रिस्क पे है, जो प्रिंसिपल है ना वो मीडियम रिस्क पे है, ठीक है। जो ब्राउन कलर का जो आपका कोड बॉक्स है म्यूचुअल फंड्स का, वो आपको बताता है कि प्रिंसिपल है हाई रिस्क पे, ठीक है। ये जो रेगुलेशन है ये इफेक्ट में कब आया था, ये 1 जुलाई 2013 को इफेक्ट में आया था, ठीक है। ये जो सेबी का रेगुलेशन है ना कि डिपिक्ट करने वाला, बताने वाला, अनुमान लगाने वाला कि जो कोड का, जो कलर कोड है ना बॉक्सेस का म्यूचुअल फंड्स का, उसके अनुसार हम जो अनुमान लगा लेंगे कि हाँ जो प्रिंसिपल का जो रिस्क है, प्रिंसिपल पे जो रिस्क है वो किस कैटेगरी का है, ठीक है ना, किस लेवल का है, वो आपका 1 जुलाई 2013 को हुआ था, ठीक है। 1 जुलाई 2013 से इफेक्ट में आया था, मतलब कह सकते हैं कि लागू हो गया था, इनैक्ट हो गया था। पोस्ट मतलब बाद में, है ना। विच ऑल द फंड हाउसेज हैव लेबल्ड देयर फंड्स कैन बी द बेसिस ऑफ द रिस्क लेबल्स। जिसमें क्या हुआ कि जो भी फंड हाउसेज वगैरह है ना, उनको इस तरीके से लेबलिंग करना पड़ा, ठीक है, बेसिक ऑफ लेवल्स पे, मतलब कि बेसिक ऑफ रिस्क लेवल्स पे इनको अपने फंड्स को लेबलिंग करना पड़ा। सेबी हैज लॉन्च्ड अ सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड सिस्टम टू रिड्रेस कंप्लेंट्स बाय स्कोर्स जो है ना, इसने सेबी का एक सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड सिस्टम है स्कोर्स, ठीक है ना। इसमें क्या कर सकते हैं कि कंप्लेंट वगैरह दायर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कुछ कार्रवाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सेबी ने लॉन्च किया है। प्राइमरी फंक्शन क्या है सेबी का? सेबी इज द सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया। सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करता है इंडिया में, ठीक है। तो हम लोगों ने जितना भी इंपॉर्टेंट मतलब था ना फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस से रिलेटेड, वो हम लोगों ने कर दिया है। एक्चुअली इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स आता, बट इतना भी अगर आप लोग कर लेंगे, लास्ट टाइम में देख लेंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोगों का काफ़ी कुछ अच्छा है जो एग्जाम में आप लोग कर सकते हैं, अगर इस पे आधारित ही सवाल आ जाए तो, ठीक है ना। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।